मेरा नाम नीलम है। मेरी उम्र 21 साल है। आज जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक दिनों को याद करती हूँ तो लगता है कि कुछ जख्म समय के साथ भरते नहीं हैं बल्कि और गहरे होते जाते हैं। 3 साल पहले तक मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। मेरे पति अरविंद मेरे लिए पूरी दुनिया थे। वह एक साधारण इंसान थे लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। शादी के बाद उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा दौलत नहीं थी लेकिन सुकून और प्यार भरपूर था। मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाला था। पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ गया। माँ ने लोगों के घरों में सिलाई करके और छोटे मोटे काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया था। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि मेरी शादी अच्छे घर में हो जाए और मैं खुश रहूं। जब अरविंद का रिश्ता आया तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरविंद ने पहली मुलाकात में ही मुझे एहसास दिला दिया था कि वह मुझे समझते हैं। कुछ ही महीनों बाद हमारी शादी हो गई। शादी के बाद मैं अरविंद के घर आ गई। घर में उनकी माँ और उनका छोटा चचेरा भाई समीर भी रहता था। समीर बचपन से ही उसी घर में पला बड़ा था क्योंकि उसके माता पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। अरविंद उसे अपने छोटे भाई जैसा मानता था। समीर भी हमेशा अरविंद का सम्मान करता दिखाई देता था, इसलिए मैंने कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचा। समय बहुत तेजी से गुजर रहा था। देखते ही देखते हमारी शादी को 4 साल हो गए। मैं और अरविंद अपने भविष्य के सपने देख रहे थे। हम एक नया घर खरीदना चाहते थे। अरविंद कहते थे कि वह माँ को सारी सुविधा देना चाहते हैं और मुझे दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन भी बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ। सुबह अरविंद हंसते हुए वापिस गए। जाते समय उन्होंने मजाक में कहा था, शाम को जल्दी तैयार रहना, आज तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले जाऊंगा। मैंने हंसकर सिर हिला दिया था, लेकिन वह शाम कभी नहीं आई। शाम करीब 7 बजे मेरे फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही मेरी दुनिया बिखर गई। दूसरी तरफ किसी अनजान आदमी की आवाज थी। उसने बताया कि अरविंद की कार का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं भागती हुई अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचकर जो देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। अरविंद सफेद चादर में ढके हुए थे। डॉक्टर ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह उस दुनिया में जा चुके थे। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी भी खत्म हो गई है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास बेहोश हो गई थी और समीर एक कोने में खड़ा सिर झुकाए रो रहा था। पूरा घर शोक में डूबा था। अरविंद का अंतिम संस्कार हो गया लेकिन मेरे दिल का दर्द खत्म नहीं हुआ। मैं रात उनकी तस्वीर लेकर रोती, उनकी आवाज, उनकी बातें, उनकी मुस्कान हर समय मेरे आसपास महसूस होती। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। मैंने खुद को संभालने की कोशिश शुरू की। माँ अक्सर मुझे समझाती थी, जिंदगी रुकती नहीं है, लेकिन मेरे लिए आगे बढ़ना आसान नहीं था। इसी दौरान मैंने एक बात नोटिस करनी शुरू की। अरविंद के जाने के बाद समीर का व्यवहार बदलने लगा। पहले वह मुझसे बहुत कम बात करता था लेकिन अब वह हर समय मेरी चिंता करता रहता। मैं बाजार जाऊं तो वह साथ जाने की जिद करता। मुझे दवा चाहिए तो वह तुरंत ले आता। मेरी छोटी छोटी जरूरत का भी वह जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने लगा। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद वह परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन एक दिन मैंने उसे अरविंद की तस्वीर के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। वह तस्वीर को देख के धीरे से बोला, भैया अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और बेचैनी थी जिसे मैं समझ नहीं पाई। मैंने जब उसे देखा तो वह अचानक चौंक गया और वहां से चला गया। उस दिन पहली बार मेरे मन में एक अजीब सा सवाल पैदा हुआ, क्या समीर सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा था या फिर उसके दिल में कोई ऐसी बात छिपी थी जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो अरविंद की मौत को भी एक नए नजरिया से देखने पर मजबूर कर देगा। अरविंद की मौत को लगभग 8 महीने गुजर चुके थे। मैं धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच तो यह था कि मैं केवल जी रही थी, जिंदगी नहीं जी रही थी। घर का हर कोना मुझे अरविंद की याद दिलाता। उनकी अलमारी, उनकी घड़ी, उनकी पसंदीदा कुर्सी, सब कुछ जैसे मुझे चिरा चिरा कर बता रहा है कि वह कभी वापस नहीं आएंगे। समीर इन दिनों मेरे प्रति जरूरत से ज्यादा जिम्मेदार हो गया था। अगर मैं बाजार जाने लगती तो वह साथ चलने की जिद करता। अगर मेरी तबीयत थोड़ी भी खराब हो जाती तो वह डॉक्टर को बुला लाता। शुरू में मुझे लगा कि शायद वह परिवार होने का फर्ज निभा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कुछ बातें मुझे अजीब लगने लगी। एक दिन मैं स्टोर रूम की सफाई कर रही थी और मुझे अरविंद की कुछ पुरानी फाइल मिली। मैं उन्हें देखकर भावुक हो गई और वहीं बैठकर देखने लगी। तभी एक कागज मेरी नजर में आया। वह किसी बीमा पॉलिसी के दस्तावेज था। उसमें लाभार्थी के रूप में मेरा नाम लिखा था और रकम काफी बड़ी थी। मैंने पहली बार उस पॉलिसी के बारे में जाना था। उसी समय समीर वहां आ गया। जैसे ही उसकी नजर उस फाइल पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह जल्दी से मेरे हाथ से फाइल लेकर बोला, भाभी, मतलब नीलिमा जी, ये पुरानी फाइल है, इन्हें रहने दीजिए।
उसकी घबराहट मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मैंने पहली बार गौर किया कि जब अरविंद की मौत या उससे जुड़ी किसी बात का जिक्र होता, समीर बेचैन हो जाता। उस रात मुझे देर तक नींद नहीं आई। मेरे मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर समीर किस बात से डरता है। कुछ दिन बाद मैं अपनी माँ के घर आई। वहाँ मेरी पुरानी सहेली रचना भी मिलने आ गई। बातों बातों ने उसने मुझसे एक ऐसी बात कही जिससे मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, नीलिमा, मैं नहीं जानती मुझे यह बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन अरविंद जी के जाने से कुछ दिन पहले मैंने समीर को मुझसे बहुत जोर जोर से बहस करते देखा था। मैं चौंक गई। किस बात पर? रचना ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैं दूर थी, लेकिन दोनों बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैं घर लौट आई, लेकिन अब मेरे मन में बेचैनी और बढ़ गई। उधर मेरी सास भी अजीब व्यवहार करने लगी। कई बार मैं उन्हें रात को रोते हुए देखती। जब मैं कारण पूछती तो वह बात टाल देती। एक रात मेरी आंख अचानक खुल गई। मुझे रसोई से धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं उठकर बाहर आई। रसोई की लाइट जल रही थी। अंदर मेरी सास और समीर खड़े थे। दोनों बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे। मैं दरवाजे के पास रुक गई। तभी मुझे समीर की आवाज सुनाई दी, माँ, अगर नीलिमा को सब पता चल गया तो क्या होगा? मेरे कदम वहीं जम गए। मेरी सास घबराई हुई आवाज में बोली, धीरे बोलो, कहीं वह सुन न ले। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो मुझसे छिपाई जा रही थी? मैं और सुनना चाहती थी, लेकिन तभी मेरे पैर के एक बर्तन टकरा गया। आवाज सुनते ही दोनों चुप हो गए। जब मैं रसोई में पहुंची तो दोनों ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस रात में समझ गई, अरविंद की मौत के पीछे शायद कोई ऐसा सच था जिसे मुझसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है। और मैंने उसी रात फैसला कर लिया, चाहे जो हो जाए, मैं उसे सच को ढूंढ कर रहूंगी। मुझे नहीं पता था कि सच्चाई की पहली सीढ़ी मुझे ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ से लौटने के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। अगली सुबह से ही मेरा मन अशांत था। रात को मैंने जो सुना वह बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे समीर और सासू माँ मुझसे छिपा रहे थे? अगर अरविंद की मौत सचमुच एक साधारण हादसा थी तो इतना डर और घबराहट क्यों थी? मैंने तय कर लिया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। कुछ दिन तक मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और बस सब पर नजर रखने लगी। समीर पहले की तरह मेरी हर जरूरत का ख्याल रखना, लेकिन अब मुझे उसकी हर बात की एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगी। कई बार मैं उसे अकेले बैठे हुए देखती तो वह किसी गहरी चिंता में डूबा रहता। एक दोपहर सासू माँ मंदिर गई हुई थी और समीर ऑफिस गया था। घर में मैं अकेली थी। तभी मुझे याद आया कि समीर के कमरे की अलमारी में कुछ पुराने कागज रखे हैं। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे मन ने कहा कि मुझे वहाँ देखना चाहिए। मैं धीरे धीरे उसके कमरे में गई। दिल इतने तेजी से धड़क रहा था कि जैसे कोई मुझे चोरी करते हुए पकड़ लेगा। मैंने अलमारी खोली। शुरू में तो कपड़े और सामान ही मिला, लेकिन नीचे वाले खाने में पुराना डिब्बा रखा था। मैंने डिब्बा खोला। उसमें कुछ पुराने बिल, तस्वीर और कागज थे। उन्हें देखने ही लगी, अचानक फोटो मेरे हाथ में आ गई। फोटो देखकर मैं चौंक गई। उसमें अरविंद और समीर साथ खड़े थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मजबूरी में फोटो खिंचवाई गई हो। फोटो के पीछे एक तारीख लिखी। मैंने गौर किया, यह फोटो अरविंद की मौत से सिर्फ 3 दिन पहले की थी। मुझे यह बात अजीब लगी और कागज देखने लगी। तभी एक मुड़ा हुआ कागज मिला। उस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, जो गलती हो चुकी है उसे और बड़ा मत बनाओ, सच छिपाने से वह खत्म नहीं होगा। नीचे अरविंद का नाम लिखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। यह पत्र किसके लिए लिखा गया था और अरविंद किस सच की बात कर रहे थे? तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। मैं घबरा गई। जल्दी में सब सामान वापस रखा और कमरे से निकल गई। समीर उम्मीद से पहले घर लौट आया था। उसके चेहरे पर आज भी वही तनाव था। शाम को खाना खाते समय मैंने अचानक पूछा, समीर, तुम्हारी और अरविंद की कभी लड़ाई हुई थी क्या? मेरे सवाल पर उसका हाथ रुक गया। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में डर चमका। फिर वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं तो आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, बस ऐसे ही। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि मेरा सवाल उस अंदर तक हिला गया है। उस रात में देर तक जागती रही। करीब 12 बजे मेरी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य आया। मैं पानी पीने के लिए उठी थी, तभी मैंने देखा कि समीर चुपके से घर से बाहर निकल रहा है। इतनी रात को? मैंने धीरे से उसका पीछा करने का फैसला किया। वह पैदल ही कुछ दूर चला और एक पुराने बंद बड़े मकान के सामने जाकर रुक गया। मैं थोड़ी दूरी पर छिप गई। कुछ देर बाद वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। दोनों आपस में बात करने लगे। हवा की वजह से आवाज साफ नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक मुझे समीर के मुंह से एक वाक्य सुनाई दिया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब यह बात ज्यादा दिन छिप नहीं सकती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दूसरा आदमी बोला, अगर नीलिमा को सब पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैं सन्न रह गई। ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं।
आखिर कौन सा सच है? तभी अचानक मेरे पैरों के नीचे सूखी टहनी टूट गई। आवाज सुनते ही दोनों लोगों ने मेरी तरफ देखा। मेरा दिल जैसे रुक गया। समीर की नजर सीधे मुझ पर पड़ चुकी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और अगले ही पल वह तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगा। उस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे किसी अनजाने मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। मैं जितना अतीत को भूलने की कोशिश करती, उतना ही मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता। आरव का व्यवहार भी दिन ब दिन बदलते जा रहा था। पहले वह मुझसे खुलकर बातें कर लिया करता था, लेकिन अब उसकी आंखों में हमेशा कोई बेचैनी दिखाई देती। कई बार रात को मेरी आंखें खुलती तो मैं उसे खिड़की के पास खड़ा पाती। वह देर तक अंधेरे में बाहर देखता रहता और फिर चुपचाप वापस आकर लेट जाता। मैंने कई बार उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन हर बार वह मुस्कुराकर टाल देता। एक दिन सुबह मैं रसोई में काम कर रही थी, तभी मेरी सास तेजी से अंदर आई। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आते ही पूछा, समीर कहाँ है? मैंने कहा कि वहाँ तो सुबह से ही कहीं चला गया है। वह सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे पहली बार लगा कि वह किसी ऐसी बात से डर रही है जिसे छुपाया जा रहा है। दोपहर तक समीर घर नहीं लौटा। शाम होने वाली थी तो मेरी बेचैनी भी बढ़ने लगी। तभी दरवाजा खुला और समीर अंदर आया। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और चेहरे पर अजीब सा तनाव था। सासू माँ देखते ही बोली, तो फिर वहाँ गया था? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे अपने कमरे में चला गया। मुझे आवाज बहुत अजीब लगी। रात को जब सब सो गए, मैं पानी लेने फिर उठी। तभी मैंने देखा कि सासू माँ और आरव आंगन में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। मैं अनजाने में वहीं रुक गई। सासू माँ कह रही थी, बेटा पुरानी बातों को भूल जा, जितना उस तरफ जाएगा उतना ही दुख मिलेगा। समीर ने भारी आवाज में कहा, माँ कुछ बातों का भूलने से नहीं भूलती, हर दिन लगता है जैसे मैं किसी का गुनहगार हूँ। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आखिर वह किस बात का गुनहगार महसूस कर रहा था? अगले दिन मेरी तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए मैं अपने कमरे में ही आराम कर रही थी। तभी मेरी पुरानी सहेली निशा मिलने आ गई। काफी देर तक बात करने के बाद उसने अचानक कहा, संध्या क्या तुमने कभी नहीं लगा कि इस घर में कुछ ऐसा है जो तुमसे छुपाया जा रहा है? मैं चौंक गई। मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रही है। निशा बोली, कल बाजार में मैंने समीर को देखा था। वह एक बुजुर्ग आदमी से बहस कर रहा था। वह आदमी बार बार कह रहा था कि सच ज्यादा दिन नहीं छुपता। निशा की बात सुनकर मेरे मन में कई सवाल पैदा हो गए। उस रात में देर तक सो नहीं पाई। अगले दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं सच जानकर रहूंगी। शाम को समीर घर पर नहीं था। मैं छत पर कपड़े लेने गई तो वहाँ एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा हुआ दिखाई दिया। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुकता से मैंने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कागज, तस्वीर और एक अस्पताल की रिपोर्ट रखी हुई थी। रिपोर्ट पर नजर पड़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा था जिसका इस घर से गहरा संबंध था। मैं अभी उन कागज को ठीक से देख भी नहीं पाई कि पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने घबराकर पीछे देखा। दरवाजे पे समीर खड़ा था। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहे थे। उसने तेजी से आकर बक्सा बंद कर दिया और बोला, तुम्हें यह सब नहीं देखना चाहिए था। मैंने पहली बार सख्त आवाज में कहा, क्यों नहीं देखना चाहिए था? आखिर ऐसा क्या है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है? समीर कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा, फिर उसकी आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, नीलिमा, जिस सच को जानने की जिद तुम कर रही हो वह हमारे पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे महसूस हो गया था कि अब जो सामने आने वाला है वह मेरी जिंदगी का हमेशा के लिए बदल देगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं लगातार समीर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर मैंने धीमी आवाज में कहा, अब आधी बात मत कहिए, मुझे पूरा सच जानना है। समीर ने गहरी सांस ली और पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बरसों से अपने सीने में दबा बोझ उतारने जा रहा हो। समीर बोला, नीलिमा, तुमने हमेशा मुझे एक अच्छा इंसान समझा, लेकिन कई बार इंसान की सबसे बड़ी गलती उसका गुनाह नहीं बल्कि उसकी खामोशी होती है। मैं कुछ समझ नहीं पाई। उसने आगे कहना शुरू किया, जिस दिन तुम्हारे पहले पति अरविंद की मौत हुई थी उस दिन मैं वहीं था। यह सुनते ही मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। मैं एकदम खड़ी हो गई। क्या मतलब? तुम वहाँ थे? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। समीर ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन जैसा सबको बताया गया था वैसा कुछ नहीं हुआ था। अरविंद की मौत कोई सामान्य हादसा नहीं थी। मेरे हाथ कांपने लगे। वर्षों से मेरे मन में जो सवाल दबे हुए थे वे अचानक जाग उठे। मैं बिस्तर का सहारा लेकर बैठ गई। समीर ने कहना जारी रखा, उस दिन अरविंद अपने एक पुराने दोस्त के साथ जमीन के मामले को लेकर मिलने गया था। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में बहस होने लगी। मैं भी वहां पहुंच गया क्योंकि मुझे डर था कि मामला बिगड़ सकता है, लेकिन जो हुआ मेरी सोच से भी ज्यादा भयानक था। उसकी आवाज भारी हो गई।
बहस के दौरान सामने वाले आदमी ने अरविंद को धक्का दिया। उसका सिर पत्थर से टकरा गया और जमीन पर गिर गया। सब कुछ सेकंडों में हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मैंने कांपती आवाज में पूछा। समीर बोला, मैं उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने मुझे रोक दिया और बहुत प्रभावशाली परिवार से था। उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने सच बताया तो मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। माँ पहले ही बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी। मैं डर गया। मैंने पुलिस को वही बयान दिया जो उन्होंने मुझे सिखाया था। मेरे लिए सुनना आसान नहीं था। इतने सालों तक मैं खुद को दोषी देती रही थी। सोचती थी कि अगर उस दिन मैं अरविंद को रोक लेती तो शायद वह जिंदा होता, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। मैंने गुस्से में कहा, तो तुमने इतने साल तक सच छुपाया? समीर की आंखों में आंसू निकल पड़े। हाँ, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने किसी की जान नहीं ली, लेकिन सच बोलने की हिम्मत भी नहीं दिखाई। उसी समय दरवाजे पर किसी रोने की आवाज आई। हम दोनों ने मुड़कर देखा। सासू माँ खड़ी थी। उनकी आंखें लाल थी और धीरे धीरे अंदर आई और बोली, बेटा अब और मत कुछ छुपाओ, जो होना था वो हो चुका। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। नीलिमा, मैं भी इस सच के बारे में जानती थी। समीर ने यह सब मेरी मजबूरी की वजह से छुपाया। अगर वह सच बोल देता तो शायद हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाता। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि झूठ पर कोई रिश्ता नहीं टिकता। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे सामने एक तरफ मेरे पहले पति की यादें थी और दूसरी तरफ वह इंसान जिसने गलती तो की थी, लेकिन सालों से उसी गलती की आग में जल रहा था। उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं आई। सुबह जब सूरज निकला तो मुझे लगा जैसे मेरे जीवन का एक बंद दरवाजा खुल गया हो। दर्द अभी भी था, लेकिन अब कम से कम मुझे सच्चाई पता थी। समीर मेरे सामने आया और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे किसी फैसले का विरोध नहीं करूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा। पहली बार मुझे उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सच्चा पछतावा दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ फैसले गुस्से में नहीं समय लेकर किए जाते हैं। लेकिन एक बात तय थी, अब मेरी जिंदगी झूठ के सहारे नहीं चलेगी। और शायद पहली बार इतने सालों के बाद मुझे अपने भविष्य का फैसला खुद करना था। क्या एक इंसान का सच्चा पछतावा उसके पुराने गुनहगारों को माफ करवा सकता है? आप होते तो क्या फैसला लेते? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।